नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण और हालिया बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बात करने वाले हैं। जी, ये है सुश्री फरादीबा बनाम महाराष्ट्र राज्य, रिट याचिका संख्या 3257/2025। हाँ, और फैसला भी हाल ही में आया है, 29 जुलाई 2025 को। बिल्कुल। ये मामला सोशल मीडिया कमेंट से जुड़ा है और खास बात यह है कि इसमें नई भारतीय न्याय संहिता मतलब BNS 2023 की धाराएं लगी हैं। जी हाँ, ये इसे और भी प्रासंगिक बना देता है, खासकर प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए। तो हमारे पास जजमेंट है और हम इसकी मुख्य बातें देखेंगे। फैक्ट्स, कानूनी सवाल, दोनों पक्षों की दलीलें, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस और फिर फाइनल फैसला क्या हुआ। हाँ, चलिए देखते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट से। मामला कहाँ से शुरू हुआ? ये पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है। वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप था, साथ मार्गोसा लेडीज। अच्छा। 7 मई 2025 को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ग्रुप में लोग सेना की तारीफ कर रहे थे। तो जो याचिकाकर्ता हैं फरादीबा, उन्होंने पहले तो ग्रुप में कहा कि भाई इसे नेशनल न्यूज चैनल मत बनाओ। ठीक है। फिर जब कुछ सदस्यों ने जय हिंद लिखा तो उन्होंने उस पर लाफिंग इमोजी से रिएक्ट किया। और फिर इसके बाद आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेजे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी। स्टेटस पर क्या लगाया? एक फेसबुक वीडियो का लिंक था और साथ में एक ऐसा वीडियो या तस्वीर जिसमें कथित तौर पर भारतीय झंडे को जलते हुए दिखाया गया था। ओह, ये तो गंभीर आरोप है। जी, और इसी आधार पर FIR दर्ज हुई। कालेपटल पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 1782025। धाराएं कौन सी लगी? BNS की? हाँ, BNS 2023 की धारा 152, 196, 197, 352 और 353। ये धाराएं राष्ट्रीय एकता, विभिन्न समूहों में दुश्मनी बढ़ाने और लोक सेवक के काम में बाधा डालने से संबंधित हैं, मोटे तौर पर। बिल्कुल सही। तो फैक्ट्स ये थे। तो फिर कानूनी सवाल क्या बना कोर्ट के सामने? मुख्य मुद्दा क्या था? देखिए, मुख्य कानूनी सवाल एकदम सीधा था। क्या इस FIR को रद्द किया जा सकता है? किस आधार पे? संविधान के अनुच्छेद 22 और CIPC की धारा 482 के तहत जो हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके। मतलब क्या FIR देखने पर पहली नजर में प्राइमा फेसी कोई अपराध बनता भी है या नहीं? समझ गया। तो याचिकाकर्ता फरादीबा ने क्या दलीलें दी FIR रद्द करवाने के लिए? उनकी तरफ से कई बातें कही गईं। एक तो ये कि जिस समय ये सब हुआ उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अच्छा, मेंटल हेल्थ का भी ले लिया। जी। दूसरा कि उन्होंने वो मैसेज डिलीट कर दिए थे और ग्रुप में माफी भी मांग ली थी। तीसरा, उन्हें इस वजह से स्कूल से नौकरी से निकाल दिया गया था। और एक प्रोसीजरल बात भी उठाई। वो क्या? कि CRPC सेक्शन 41A का जो नोटिस होता है वो उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा गया और देर से भेजा गया, जो सही तरीका नहीं है। तो मूल दलील ये थी कि FIR में दम नहीं है, इसे खत्म किया जाए। हाँ, बिल्कुल। FIR इज लायबल टू बी क्वेश्चन्ड, यही उनका कंटेंशन था। और सरकार की तरफ से, मतलब राज्य की तरफ से क्या कहा गया? सरकारी वकील APP ने इसका जोरदार विरोध किया। स्वाभाविक है। उनका सीधा कहना था कि FIR पढ़िए, पहली नजर में अपराध बनता है। व्हाट्सएप स्टेटस पर जलता हुआ झंडा, देश के लिए मक्कार शब्द का इस्तेमाल, ये सब गंभीर है। और एक बात और, याचिकाकर्ता ने खुद कहा था कि उनका परिवार पाकिस्तान से है। APP ने कहा कि ये भी जांच का विषय है, लिहाजा जांच को चलने देना चाहिए, FIR रद्द नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों पक्षों की दलीलें हो गई। अब आते हैं कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पर। कोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट की टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण है इसमें। पहली बात, कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता पढ़ी लिखी हैं, MA इंग्लिश हैं, B.Ed हैं। यानी कि वो समझती हैं कि वो क्या कर रही हैं। हाँ, एक तरह से ये इम्प्लाई होता है। कोर्ट ने माना कि उनके जो काम थे, जैसे लाफिंग इमोजी भेजना, झंडा जलाने वाला वीडियो या तस्वीर लगाना, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना, देश को मक्कार कहना, ये सब प्रथम दृष्टया BNS की उन धाराओं को आकर्षित करते हैं जो FIR में लगाई गई हैं। कोर्ट ने मेंस रिया यानी आपराधिक इरादे पर भी कुछ कहा। बिल्कुल। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ये सब कब हुआ, ठीक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खबरों के बाद। टाइमिंग महत्वपूर्ण थी। हाँ, और साथ में परिवार के पाकिस्तानी कनेक्शन का जिक्र करना। कोर्ट ने कहा कि ये सब मिलकर मेंस रिया की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। और स्थानीय अशांति वाली बात? कोर्ट ने यह भी माना कि इन हरकतों से स्थानीय स्तर पर अशांति फैली,
पुलिस स्टेशन पर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, जिसकी तस्वीरें रिकॉर्ड पर थीं। और वो मानसिक स्थिति वाली दलील और व्हाट्सएप नोटिस वाला पॉइंट। मानसिक स्थिति के बारे में कोर्ट ने कहा कि ये बचाव का एक पहलू हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। इसे एफआईआर रद्द करने की स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है। और नोटिस सेक्शन 41A नोटिस व्हाट्सएप पर भेजने को कोर्ट ने गैरकानूनी नहीं माना, खासकर इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता को नोटिस मिल गया था, इसकी जानकारी उन्हें थी। कोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के इस्तेमाल पर कोई स्थापित सिद्धांत दोहराए, कोई केस लॉ का जिक्र? हाँ, ये बहुत अहम है। कोर्ट ने साफ किया कि धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने की शक्ति असाधारण है, एक्सेप्शनल है, ये नियम नहीं है। कौन से केस रेफर किए? कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल का क्लासिक जजमेंट रेफर किया, फिर राजीव कौरव बनाम वैसाब, कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और हाल का सीबीआई बनाम आर्यन सिंह मामला भी। अच्छा, आर्यन सिंह वाला भी। जी, सबका सार यही था कि इस स्टेज पर कोर्ट सबूतों का मूल्यांकन या मिनी ट्रायल नहीं कर सकती। अगर एफआईआर से प्राइमा फेसी केस बनता है तो जांच होनी चाहिए। क्या किसी मिलते जुलते सोशल मीडिया केस का भी जिक्र आया? हाँ, एक दिलचस्प रेफरेंस था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अशरफ खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 केस का। उसमें क्या था? उसमें भी लगभग ऐसा ही मामला था, सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री और सेना के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस नजरिए से सहमति जताई? जी, कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। इसके नाम पर आप उच्च पदस्थ व्यक्तियों या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं कर सकते, खासकर अगर उससे राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा होता हो। तो फिर अंतिम फैसला क्या रहा इस याचिका का? कोर्ट ने पाया कि एफआईआर और रिकॉर्ड पर जो भी सामग्री है उससे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। यानी एफआईआर रद्द नहीं होगी? बिल्कुल। कोर्ट ने अनुच्छेद 226 और धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी लगा सकती हैं, पर उन्होंने वो विकल्प नहीं चुना था शायद। हाँ, ये बात भी जजमेंट में नोट की गई है। तो इस पूरे मामले और फैसले के क्या मायने निकलते हैं? भविष्य के लिए क्या संकेत हैं, खासकर वकीलों के लिए? देखिए, इसके कई निहितार्थ हैं। पहला तो ये कि धारा 482 सीआरपीसी का दायरा कितना सीमित है, ये फिर से स्पष्ट हो गया। कोर्ट बहुत अनिच्छा से ही इसमें हस्तक्षेप करती है। सही बात है। दूसरा, सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के कानूनी परिणाम, खासकर बीएनएस 2023 लागू होने के बाद कितने गंभीर हो सकते हैं, ये इस केस से पता चलता है। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय प्रतीक, उच्च पदस्थ व्यक्ति, इन मामलों में अब और सावधानी बरतनी होगी। और मेंस रिया वाली बात भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो शायद सबसे अहम है। कोर्ट ने सिर्फ टेक्स्ट नहीं देखा, बल्कि इमोजी, टाइमिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे कॉन्टेक्स्ट को भी मेंस रिया यानी आपराधिक इरादे से जोड़ने में हिचक नहीं दिखाई। ये ऑनलाइन व्यवहार के कानूनी आकलन में एक नया आयाम जोड़ता है। मतलब अब हर क्लिक, हर इमोजी, हर शेयर का कानूनी पहलू सोचना होगा। एक तरह से कह सकते हैं। ये फैसला दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा या एकता के बीच जो महीन रेखा है, कानून उसे कैसे देख रहा है और नई संहिता के तहत ये कैसे और विकसित होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये एक लगातार विकसित होता कानूनी परिदृश्य है। जी हाँ। चलिए, इस गहन चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वकीलों के लिए निश्चित रूप से काफी उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।